गाइस अगर मैं बात करूं अब ये जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है उसमें क्या बदलाव मेजरली हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर अभी मैंने कैट दे दी, तो कैट के बाद जो इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट है उसके लिए वो जो कॉल देते हैं उसका उनका क्या क्राइटेरिया है। अगर आपके प्रोफाइल में थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ है ना और आप ये बेहतर कर दो, तो वो जो बच्चे आपके कॉम्पिटिटर थे जो प्रोफाइल में आपसे बेस्ट थे लेकिन कैट में उनका स्कोर थोड़ा डगमगा गया, वो उस इंटरव्यू तक जाएंगे नहीं, वो आपकी कंपटीशन की लिस्ट से बाहर भी हो गए। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। तो दोस्तों ये वीडियो है IIM अहमदाबाद का जो एक क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हुआ है फॉर 2026 एंड 28 बैच, उसके बारे में। देखो जैसे कि आप सबको पता है मैक्सिमम एस्पिरेंट जो कि कैट देते हैं उनका यार सपना होता है कि IIM अहमदाबाद मिल जाए। लेकिन IIM अहमदाबाद की एक बात सालों से फेमस है कि यार वो ज़्यादातर प्रोफाइल बेस्ड जो कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है उनके चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं वहाँ सिलेक्शन के। कैट में अच्छा खासा स्कोर, मतलब बहुत तगड़ा स्कोर नहीं आया लेकिन एक डिसेंट स्कोर भी अगर आ गया, वो क्या था अब तक और अब क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। लेकिन यस, एक अच्छा खासा स्कोर आ गया है डिसेंट टाइप का, लेकिन प्रोफाइल अगर आपकी A1 है, 10th 12th वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन ये अगर आपका सब बढ़िया सा है, साथ में जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप उसमें भी फिट होते हो, तो यार कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही फिर कैट में 99 परसेंटाइल आ जाए लेकिन प्रोफाइल ठीक ठाक है तो फिर अभी भी आप स्ट्रगल करोगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप भाई कैट में सर 80-85 परसेंटाइल आए हैं लेकिन भाई प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में 10-12 फोड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते थे। ये अब तक की बात थी। तो गाइज अगर मैं बात करूं अब ये जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है उसमें क्या बदलाव मेजरली हुआ है, तो एक चीज तो बता दूं, प्रोफाइल में अभी भी उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। प्रोफाइल तो उनको आज भी तगड़ी चाहिए, लेकिन अब कैट के लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मतलब ये उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया से दिख रहा है दोस्तों कि कैट के लिए अब उन्होंने अच्छा खासा वेटेज दे दिया कि अब हमें बस वही कैंडिडेट नहीं चाहिए जो प्रोफाइल में मस्त हो, हमें वो कैंडिडेट भी चाहिए जो एप्टीट्यूड वाइज, एनालिटिकल, लॉजिकल थिंकिंग वाइज बेस्ट हो। तो यस गाइज, ये जो 2026-28 बैच के लिए उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है। आपको बेसिक प्रोसेस तो पता ही है कि पहले आप कैट देते हो, कैट में आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो गया तो फिर आपको इंटरव्यू एंड जो राइटिंग टेस्ट, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, उसके लिए बुलाया जाता है। और फिर इन सारी बातों को मिला जुला कर उन्होंने एक वेटेज रखा है कैट के स्कोर को, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट के परफॉर्मेंस को और आपके प्रोफाइल को, और फिर उसके बेसिस पे वो फाइनल सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, तो पहले तो इंटरव्यू के लिए बुलाने का उनका क्या क्राइटेरिया है वो हम जानेंगे और साथ ही में ये सब मिला जुला कर फाइनल वो जो एडमिशन लिस्ट देते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, उसमें वो क्या क्या वेटेज किस चीज़ को देते हैं वो हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जानने वाले हैं वो ये कि इस बार सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या बदलाव हुआ है। तो यस दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, ये रहा आपके पास वो चार्ट जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिला है। ठीक है, जो जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैट कट ऑफ मतलब कैंडिडेट है, नॉन पीडब्ल्यूडी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनमें अक्सर क्या हुआ करता था गाइस, अगर आप यहाँ देख लो ना, जनरल कैटेगरी के लिए ओवरऑल कैट में अगर आपको 80 परसेंटाइल तक आ जाए ना, और बाकी सेक्शनल में 70 परसेंटाइल, यानी कॉन्ट, VARC, DILR तीनों में लगभग 70 एंड अबो आपको मिल रहा है, और ओवरऑल अगर आपको 80 एंड अबव मिल रहा है तो आप बिल्कुल इलिजिबल थे फर्दर राउंड ऑफ सिलेक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरव्यूज, राइटिंग टेस्ट एंड ऑल। लेकिन गाइज अब वो क्राइटेरिया बदलकर उन्होंने कर दिया है, जहां वो ओवरऑल 80 परसेंटाइल पे आपको एक चांस देने का ये रखते थे, अब उन्होंने 95 परसेंटाइल कर दिया है ओवरऑल कट ऑफ कैट का। मैंने कहा ना, कैट के लिए थोड़ा सा उन्होंने अभी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कर दिया है, और जो सेक्शनल कट ऑफ वो 70 रखते थे वो अब उन्होंने 85 कर दिया है। ये है नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए। और गाइज वही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ओवरऑल कट ऑफ 85 चाहिए, जो ऑफकोर्स लास्ट ईयर तक कम हुआ करता था, और सेक्शनल कट ऑफ 75। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल की। सेम उसी तरह आप देख सकते हो ओबीसी के लिए उनका अब 90 चाहिए ओवरऑल कट ऑफ एंड सेक्शनल 80 फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए वही 80 और 70 हो चुका है। एससी कैटेगरी 85-75 अगर आप नॉन पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, 85 ओवरऑल एंड सेक्शनल VARC, कॉन्ट और LRDI में आपको 75 ईच चाहिए। ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी से हो, और वही अगर SC नॉन पीडब्ल्यूडी, बट अगर आप SC पीडब्ल्यूडी से हो तो 75 एंड 65, उनके ऑफिशियल वेबसाइट का ये आर्टिकल है दोस्तों। देन ST कैटेगरी अगर आप हो तो अगेन 75 ओवरऑल एंड 65 आपका क्या सेक्शनल कट ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के लिए 65 एंड 55 कर दिया। गाइज ये सारी चीजें जो थी ना, ये लास्ट ईयर तक कम थी।
अब ये उन्होंने बढ़ा दी है। ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कट ऑफ का स्कोर है, एक्सपेक्टेड उनको जो चाहिए वो उन्होंने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया है आपसे। तो इस बार अब आपका ऐसा नहीं यार प्रोफाइल तो तगड़ी अपनी, अब कैट में ऊपर नीचे अगर हो गया तो चलेगा, नहीं चलेगा। इस बार आपको कैट भी सीरियसली देना है। तो यस गाइज, मोटा मोटी अगर आप देखो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया से एक चीज बस सामने आ रही है कि अब कैट की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है IIM अहमदाबाद के नजरों में। ठीक है, तो अब और आप अगर कैट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो और आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो प्रोफाइल में आपसे 4 गुना अच्छा है लेकिन वो कैट का ये कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाया, तो गाइस कहीं ना कहीं आपका चांसेस है वो इंटरव्यू तक जाने का और अपने आप को प्रूव करने का कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये समझो अब बात को कि ये बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, सर अब फिर कैट क्यों ही दे, हम कैट देने का क्या ही फ़ायदा, हमारा तो मेन ड्रीम कॉलेज ये था IIM अहमदाबाद, लेकिन अब यही क्राइटेरिया पूरा बदल दिया। भाई बदला है तो फेवर में बदला है आपके, मैं मानता हूँ इससे मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जो कट ऑफ से आपका काम बनता था अब उससे आपको बेशक 7 8 9 क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे ओवरऑल, लेकिन दोस्तों लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपके प्रोफाइल में थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ है ना और आप ये बेहतर कर दो, तो वो जो बच्चे आपके कॉम्पिटिटर थे जो प्रोफाइल में आपसे बेस्ट थे लेकिन कैट में उनका स्कोर थोड़ा डगमगा गया, वो उस इंटरव्यू तक जाएंगे नहीं, वो आपकी कंपटीशन की लिस्ट से बाहर भी हो गए। तो समझो बात को, ये आपके लिए कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनका प्रोफाइल बहुत ही डगमगाया हुआ है उनके लिए एक थोड़ा सा फेयर चांस हो गया है उन बच्चों से निपटने के लिए जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम जिनका प्रोफाइल अच्छा है गाइज, आपने बिल्कुल अब लाइटली नहीं लेना है। जब लकीली आपका प्रोफाइल इतना बेहतरीन इतना खूबसूरत है ही, तो क्यों ना फिर अब कैट पे थोड़ा फोकस किया जाए और उसको फोड़ा जाए, क्योंकि यही पहला पड़ाव है ना। अगर पहला पड़ाव भी पार नहीं किया तो आगे प्रोफाइल देखेगा कौन। इसीलिए आपको कैट के लिए बस सबसे जो बढ़िया चेंज हुआ है गाइस, बस वो इस टेबल में हुआ है। आप हर कैटेगरी के लिए देखो, लास्ट ईयर तक ये ओवरऑल कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ कम था, इस बार बढ़ा दिया, दैट्स इट, फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी भी फॉर पीडब्ल्यूडी भी। तो मोटा मोटी अगर मैं जनरल कैटेगरी की वापस से बात करूं वो भी नॉन पीडब्ल्यूडी, तो आपको चाहिए 95 परसेंटाइल ओवरऑल और सेक्शनल 85 85 85 ईच कम से कम, जो पिछली साल 70 70 70 था और ओवरऑल 80 था। और बाकी ये सब इस तरह NC OBC SC ST फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी फॉर पीडब्ल्यूडी। बाकी तो गाइज जो उनका प्रोफाइल में उन जो वो कंसिडर करते हैं एक ओवरऑल आपका 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स, उसके साथ साथ जो जेंडर डाइवर्सिटी वो देखते हैं, तो ये सारी बातें भी उन्होंने वही मेंशन करी है कि देखो यार अगर आपका 10th में 55 या उससे कम है तो आपको देखो 10th के लिए वो 10 मार्क का वेटेज देते हैं, तो उसमें आपको सीधा 1 मिलेगा अगर 55 या उससे कम है तो। ठीक है, अगर आपका इन बिटवीन 50 to 60 है तो 2 मार्क, 60 to 70 3 मार्क, 70 to 80 5, 80 to 90 8 एंड मोर देन 90 अगर है तो 10 आउट ऑफ 10। मोर देन 90 अगर आपको फिर आप 91 92 कुछ भी हो जाए आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे गाइस। वही 12th के लिए भी सेम उसी तरह उन्होंने, बट 12th के लिए उनका पहले से है कि वो इस तरह स्ट्रीम वाइज करते हैं। तो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए देखो, अगेन साइंस के लिए आपको मेंशन है 55 से कम या इक्वल है तो 1 और 10 से सीधा 90 एंड अबो। वही गाइस कॉमर्स में अगर आप जाओगे तो 50 से लेस या इक्वल है तो 1 और 90 एंड अबो पे ही आपको 10 है। मतलब अबो वाला तो जो 10 आउट ऑफ 10 है वो सब में ग्रेटर देन 90 फॉर साइंस एंड कॉमर्स, और आर्ट्स ह्यूमैनिटी के लिए वो कितना हो गया है गाइस 85 या उससे 85 से ज्यादा, मोर देन 85। ठीक है, बाकी लो स्कोर भी आप देख रहे हो 55 या उससे कम है तो 1 है, 50 या उससे कम है तो 1 है, ये साइंस का है, कॉमर्स का, और 45 या उससे लेस है तो 1 है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। बाकी फिर 2 3 5 और 8 का भी आपको रेंज उनके वेबसाइट पे दिखा ही दे रहा है जो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की बराबर ही है गाइस। देन ये हुआ आपके ग्रेजुएशन के लिए, आपके डिग्री बैचलर डिग्री के लिए। अब यहाँ पे देखो ये एकेडमिक जो है आपका AC1 AC2 इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो गाइज इसमें आप अगर इसी आर्टिकल को पीछे चले जाओ तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि AC1 में क्या क्या आ रहा है, AC2 में क्या क्या है, ये सारी बातें उन्होंने आगे क्लियर करी है। ठीक है तो एक सेकंड, इसी आर्टिकल में आपको ये दिख जाएगा कि कौन से टाइप की कॉलेज AC1 में आती है ना, कौन से, देखो यहाँ पर मेंशन है सारा, यहाँ पर मेंशन है।
अगर आप बात करो यहाँ पे AC1 में, तो AC1 में वो कॉलेज आएंगे गाइज मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट MBBS या MD कर रखा है, BAMS BDS BHMS कर रखा है, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। अब इस कैटेगरी में आपको कितने परसेंटाइल पे क्या स्कोर है वो मैं अभी आपको ऊपर बताऊंगा। ठीक है, पहले तो समझ लो कि आप किस कैटेगरी में हो, सो दैट आपको टेबल से कंपेयर करना ईजी रहेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। AC1 के लिए गाइज मेडिकल एंड सर्जरी। देन AC2 में वो आते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री, जैसे हम CA CMA CS बोलते हैं ना, प्रोफेशनल डिग्रीज। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी, जिसी को हम अगेन क्या बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA, कंपनी सेक्रेटरी CS, और फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेस है वो AC2 में आते हैं। देन AC3 में गाइज ऑल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री इंक्लूडिंग BA इन रिलेटेड डिसिप्लिन, फिर आगे सब दिया है, BBA BB BBI BBM एंड सो ऑन, BCom, ये सब इसी में आ गए, BHMCT होटल मैनेजमेंट भी सब इसी में आ गए गाइज। देन उसके बाद AC4 में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंजीनियरिंग और उस बैकग्राउंड से और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, तो बेशक आपको फिर AC4 वाला कॉलम देखना है जो हम अभी ऊपर दिखाने वाले हैं। तो ये सारी बातें। देन उसके बाद गाइज AC5 में आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आ गई, जहाँ पे डिज़ाइन रिलेटेड कुछ अगर आप डिग्री कर रहे हो, है ना, या फैशन रिलेटेड कुछ डिग्री कर रहे हो, तो उसमें आप यहाँ पे आते हो AC5 में। और ये सब छोड़कर अगर कुछ भी होगा दैट इज AC6। ठीक है, तो अब देखो यार, हम वो आते हैं उस चार्ट पे कि क्या है वो क्राइटेरिया फॉर AC1 AC2। ठीक है, हम 10th और 12th तक तो आ चुके थे, ये 10th ये 12th। अब देखो AC1 आपने देखा मेडिकल एंड MBBS वगैरह आप कर रहे हो, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया गाइज, आपको 55 और उससे कम है तो 1 मार्क, और 70 से ज़्यादा है तो 10 मार्क, सीधा 10 आउट ऑफ 10। बीच का रेंज आपको पता ही है क्या है, 55 से 60 में, क्या है 60 से 62 में, 62 to 65 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम AC2 मतलब आपको CA CS CA में, उसके लिए गाइज आपको ये दिया है अपना 63 एंड अबो 10 है, और 50 से कम है या इक्वल है तो 1 है, और बाकी का रेंज है ही। AC3 में आपने देखा था कॉमर्स रिलेटेड डिसिप्लिन, जिसमें हमने BBA BMS होटल मैनेजमेंट BCom ये सब देखा था। तो गाइज अगेन 55 या उससे कम है तो 1, 80 एंड अबो है तो 80 से ज़्यादा है तो 10। उसके बाद AC4 टू AC6 सेम है, बराबर, AC4 एंड AC6, AC4 एंड AC6। AC5 जो है वो अलग है, जिसमें हमने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज देखा था, फैशन रिलेटेड, अगेन डिज़ाइन रिलेटेड कुछ डिग्रीज जो होती है, अगर आप वो कुछ कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आप AC4 यानी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या AC6 मतलब जो इनमें से कुछ नहीं, वो AC6 गाइज, उनके लिए ये 60 या उससे कम है तो 1, और 85 एंड अबो है, 85 से ज़्यादा है तो 10। बाकी बीच का रेंज भी आपको पता है। और लास्ट जो AC5 ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, डिज़ाइन, फैशन, तो ये सब आप यहाँ पे आते हो। 55 एंड अबो 10, 50 से कम अगर है या इक्वल है तो 1। दैट्स इट गाइज। तो अब देखो, ये रहा आपके लास्ट जो वर्क एक्सपीरियंस है। तो वर्क एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे आप अगर देखो, 12 महीने से अगर कम है तो वो उसके लिए 0 स्कोर के बराबर है, मतलब वो उसके लिए फ्रेशर के का गिनती में ही आएगा, तो 0 उसके लिए आपको रेटिंग मिलेगा। 12 मंथ से ज़्यादा और 36 मंथ से कम अगर है या इक्वल है तो गाइज इस फॉर्मूला से वो अपना आपका स्कोर निकालेगा, है ना। 36 मंथ से अगर ज़्यादा है तो सीधा 5 है। देखो सिंपल सी बात है, 36 मंथ यानी 3 साल से अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मोर देन 36 मंथ, तो 5 है। 12 महीने से कम है तो 0 है। लेकिन अगर इस रेंज में कहीं भी बीच में आते हो, 12 से ज़्यादा लेकिन 36 से कम या इक्वल, तो गाइस फिर आपका स्कोर इस फॉर्मूला से निकलेगा। MF मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सर ये क्या होगा, ये भी उसने में दे रखा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको 0.2 लेना है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ, जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, -11। ये फॉर्मूला बॉल बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है, आपको बस वैल्यू रखनी है अपने। मान लो आपका वर्क एक्सपीरियंस 25 मंथ्स का है, फॉर एग्जांपल आपका वर्क एक्सपीरियंस 25 मंथ का है, 2 साल और 1 महीना, तो आपको 25, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है मंथ में, उसमें से 11 माइनस करना है। 25 में से 11 गया, कितना बचा भाई, कितना बचा, 14। 25 माइनस 11 14, एंड 14 इंटू 0.2 आप करोगे तो 2.8, कितना आया ये, 2.8। समझे, वही आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस मान लो 31 मंथ्स का है ना, इन बिटवीन 12 से लेस देन 36 ही है ना, वो 31 मंथ का है तो 31 में से 11 गया, कितना बचा, 20। 20 इंटू 0.2 4। ठीक है, तो इस तरह से वो आप अपना स्कोर खुद ही निकाल सकते हो। गाइज साथ में इसमें एक चीज और है जो कि जेंडर डाइवर्सिटी। यस, यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 0 है ना, और अगर आप अदर देन मेल कैंडिडेट हो तो आपको सीधा 3 मार्क है इस बार। ठीक है, इसी कॉलम में उसने यहाँ कहीं तो जेंडर डाइवर्सिटी भी बताया है, जो बेशक मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर ही है वो। लेट्स सी, अगर यहाँ पर
ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी की बात भी जो है वो इसी आर्टिकल में आपको दिख जाएगी। बट एनीवेज अगर आपको नहीं भी दिख रही तो मैं बता ही रहा हूँ सामने से कि इस बार अगर आप पहले जैसे 2 हुआ करते थे ना कि अगर आप मेल नहीं हो तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या अदर देन मेल कोई भी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको वहाँ 2 मिला जाता था, इस बार 3 कर दिया है। सो 3 स्कोर आपको मिल जाएगा अगर आप अदर देन मेल कैंडिडेट हो, और अगर मेल हो तो 0। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रहे गाइज। उसके बाद देखो ये तो यार आपका कैसे होता है सिलेक्शन, तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ये सब इस हाँ ये देखो रेटिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर अभी मैंने कैट दे दी, तो कैट के बाद जो इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट है उसके लिए वो जो कॉल देते हैं उसका उनका क्या क्राइटेरिया है। तो यार उसके लिए देखो कैट को वो 65.65 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मतलब क्या है, ये 0.65% का वो वेटेज कैट को देते हैं। और एप्लीकेशन रेटिंग, क्योंकि आप एप्लीकेशन जब देते हो ना दोस्तों आपको एक पूरा फॉर्म भराया जाता है जिसमें अगेन आप ये सारी चीज़ें आपका 10th का परफॉर्मेंस, 12th का वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये सारी बातें जो भी आपकी अचीवमेंट है पूरी प्रोफाइल आप उसमें दिखाते हो अपनी। तो उस प्रोफाइल उस एप्लीकेशन को वो 35% का वेटेज देते हैं और बाकी आपके कैट के स्कोर को 65% का वेटेज। और इस तरह से इस 100% के वेटेज के अकॉर्डिंग अगर उनको लग रहा है कि ये कैंडिडेट है मेरा इतना इस परसेंट तक मुझे अब सारे बच्चों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाना है, ये इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट के लिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं। तो इंटरव्यू मतलब फेज 1 हुआ आपका, फॉर्म आपने कैट का भर दिया, उसके बाद आपने कैट दे दी बढ़िया से। और आप अगर कैट में अभी जैसे मान लो जनरल कैटेगरी नॉन पीडब्ल्यूडी हो, 95% से ज़्यादा अगर ओवरऑल, और सेक्शनल कट ऑफ आपने 80 कितना था उनका जो भी आपने देखा 85 तीनों सेक्शन में, ठीक है, अगर वो लेकर आए हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। फिर आपसे आपको जब कॉल आएगा तो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने 95 85 लेकर आए, ओवरऑल 95 एंड सेक्शनल 85 तो आपको अब इंटरव्यू देना ही है, नहीं। फिर आपसे आप बेशक आपको इंटरव्यू के लिए एक पहली प्रोसेस होगी, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप अपना सारा चीज़ प्रोफाइल मेंशन करोगे। उस बेसिस उसको 35% का वेटेज देगा और आपके कैट के स्कोर को 65% का वेटेज। और फिर उस हिसाब से एक जो उनका एक मिनिमम स्कोर है कि भाई इतने स्कोर तक हमें सारे कैंडिडेट को बुलाना है, वो सारे कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है उसमें। तो ये भी चीज़ मैटर करेगी, इसलिए प्रोफाइल भी मैटर करेगा, साथ में कैट का स्कोर भी। तो गाइज अब देखो उसमें आपको क्लियरली ये सारी टेबल की बातें आपको बोल दी है यहाँ पर कि क्या क्या आपका होना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, सारी बातें आपको बोल दी है, ठीक है। तो ये सब बातें आप आराम से पढ़ सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी तो गाइज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद ये सारी जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, देन ये आपका AC1 AC2 ये जो आपका ग्रेजुएशन वाली चीज़ें थी, ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात चले फाइनल सिलेक्शन की कि फाइनल सिलेक्शन वो किस बेसिस पे लेंगे, तो हाँ ये आया वो। अब जैसे कि आपका कैट स्कोर हुआ, कैट के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट को वो 65% वेटेज देंगे। और आपसे जो उन्होंने एक फॉर्म भरवाया ओवरऑल अपने बारे में, अपने खुद के प्रोफाइल के बारे में, जिसको हम एप्लीकेशन मान ले, ठीक है, तो फाइनली उसको 35% का वेटेज देके अगर आप उनके इसमें आ गए कि चलो यार ये बच्चा तो सही लग रहा है, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, इसको राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाए, क्योंकि अभी तक ये 2 चीज़ें बची थी ना। तो अब देखो क्या क्या हो चुका है। मान लो आपका इंटरव्यू भी हो गया, राइटिंग टेस्ट भी हो गया, अब आपका कैट हो गया, आपने अपना प्रोफाइल रिलेटेड फॉर्म भर दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने राइटिंग टेस्ट दे दिया। अब इन चारों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इन चारों में भी किस चीज़ को उसने फाइनल जो वो एडमिशन की लिस्ट निकालेगा कि भाई ये बच्चे मेरे सिलेक्टेड है, उसमें वो किन चीज़ों को कितना कंसिडर कर रहा है, वो है यहाँ पर। पर्सनल इंटरव्यू को वो लास्ट में सीधा 50% का वेटेज देगा। और जो कैट एग्जाम आपने दी है दोस्तों, कैट स्कोर, उसको 25% का वेटेज। यानी कैट स्कोर को यहां पर भी वेटेज है। ऐसा नहीं कि कैट स्कोर का वेटेज सिर्फ इंटरव्यू के सिलेक्शन तक ही था, एक बार आपने इंटरव्यू तक आ गए तो फिर उसके बाद कैट स्कोर को भूल जाएंगे, बस इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं। डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए लाने के लिए उसका वेटेज बहुत था 65%, और फिर बचा हुआ 35% आपकी प्रोफाइल। लेकिन एक बार इंटरव्यू हो गया, रिटर्न टेस्ट हो गई, उसके बाद ये सारी बातें कि इंटरव्यू को 50% वेटेज, 25% वेटेज कैट स्कोर को। फिर गाइज आपने जो राइटिंग टेस्ट दी है ना, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, उसके लिए 10% वेटेज है ना। और बचा हुआ 15% वेटेज अगेन आपके एप्लीकेशन रेटिंग को, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, है ना, जो आपको
कैट के बाद आपने कट ऑफ क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में आने से पहले आपसे जो फॉर्म भरवाया गया था जिसमें आपने पूरी प्रोफाइल अपनी मेंशन कर दी थी, उसको अभी भी फाइनली 15% का वेटेज है। तो ये हुआ 100% वेटेज। और उसमें फिर जो बच्चा उनको लगेगा कि ये परसेंट तक जो बच्चा है सबको हम एडमिशन दे रहे हैं, इतने इतने बच्चे हैं, जितनी हमारी सीट है उस हिसाब से ये बच्चे बिल्कुल यहाँ तक हमारा कट ऑफ आ रहा है, वो डिपेंड करता है ना। वो उसके लिए वो आपको बेशक फेयर होता है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो जो भी उनके नंबर ऑफ सीट से टॉप बच्चे उतने जहाँ तक आ गए उतनों को एडमिशन दे देंगे। बच्चे वे वेटिंग में रहते हैं, क्योंकि कोई बच्चे फीस की वजह से कैंसिल करते हैं, कोई बच्चे किसी और रीज़न की वजह से कैंसिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों को फिर चांस मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस वीडियो का समराइज करूँ तो भाई ओवरऑल प्रोफाइल में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। जेंडर के लिए मैं मान सकता हूँ कि 3 का हो गया है, मेल के लिए ऑफकोर्स 0 ही है, तो उसमें तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन अदर देन मेल 3 आपका स्कोर हो जाएगा जेंडर डाइवर्सिटी। लेकिन साथ ही में गाइज मेजर जो चेंज हुआ है वो है कैट के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसमें। जैसे कि आपने देखा फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी, फॉर ऑल द कैटेगरीज, जनरल, एससी, एसटी, नॉन ओबीसी एंड एवरीवन। तो इसलिए याद रहे जो 70 और 80 ओवरऑल हुआ करता था जनरल नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए, वो हो गया है 95 ओवरऑल एंड 85। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था आपसे, कैट का ओवरऑल इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है और कुछ नहीं। बस फिर कैट दे दो, कैट के बाद आपको प्रोफाइल अपना बताना है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू भी अच्छा किया, रिटन टेस्ट भी अच्छी करी, तो ये वेटेज के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप गाइज ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरा एक प्रोसेस है IIM अहमदाबाद में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है तो आने वाले दिनों में हम और सब चीज़ें, जो कुछ नया चीज़ें आएगी, नया चेंजेस होगा, आपको बताएंगे। और कमेंट करना अगर आपको और कोई किसी एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है तो। थैंक यू गाइज, आई होप आप अब कैट को और ज़्यादा ईमानदारी से करोगे, क्योंकि कैट का इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुका है। थैंक यू, बाय, एंजॉय।